हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बाजार संतुलन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम, या फिर आप इसको इस तरह से बोल सकते हो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार संतुलन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके बाद में किसी भी मार्केट में या किसी भी बाजार में संतुलन की स्थिति कैसे स्थापित की जाती है या फिर किस स्थिति में संतुलन पाया जाता है, और उसके बाद में हम और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बाजार संतुलन की कि बाजार संतुलन होता क्या है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाजार की, तो देखिए बाजार के बारे में हम इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि बाजार क्या होता है। वह पर्टिकुलर प्लेस या वह स्थान जहां पर किसी भी वस्तु के बायर्स यानी कि उसको खरीदने वाले जो उसके क्रेता होते हैं तथा उस वस्तु के सेलर्स यानी कि उस वस्तु के विक्रेता जो उस वस्तु को बेच रहे हो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक डील करते हैं, किसी भी वस्तु की ट्रांजैक्शन को क्या देते हो, जन्म देते हो। इसी को क्या बोला जाता है, उसी स्थान को हम बोलते हैं बाजार, यानी कि वह स्थान जहां पर किसी भी वस्तु के विक्रेता तथा क्रेता एक दूसरे के संबंध में आते हैं, एक दूसरे के संबंध में आते हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसी स्थान को बाजार बोला जाता है। अगर हम बात करें संतुलन की, तो देखिए संतुलन का मतलब क्या होता है। कोई भी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब पाया जाता है, जब उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, सेटिस्फैक्शन मिले। जिस भी वस्तु का वो उपभोग कर रहा है उस वस्तु से अगर उसको अधिक से अधिक अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती हो तभी उस उपभोक्ता को क्या बोला जाता है, संतुलन की स्थिति में बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें उत्पादक के संतुलन की, तो जो उत्पादक होता है, जो विक्रेता होता है, वो संतुलन की स्थिति में पाया जाता है जब उसको अधिकतम मुनाफा होता है या प्रॉफिट होता है, यानी कि जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, अधिकतम हो जाता है, तभी क्या होता है, जो उत्पादक होता है, विक्रेता, वो क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। अब देखिए, कोई भी उत्पादक प्रॉफिट कब कमाएगा, जब वो अपनी वस्तु को सेल करेगा, जब बेचेगा तभी उसको प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह से उपभोक्ता अब संतुलन कैसे प्राप्त करता है, जब वो उस वस्तु को उपभोग करता है, और उपभोग करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, वस्तु की मांग करनी पड़ती है, उसको खरीदना पड़ता है। क्लियर है। तो अगर हम बाजार संतुलन की बात करें तो बाजार संतुलन वह स्थिति होती है जहां पर किसी भी वस्तु की जो मांग होती है अगर उसकी पूर्ति के बराबर हो जाए, यानी कि वस्तु को बेचने वाला भी तैयार हो जाए उस कीमत पर और वस्तु को खरीदने वाला भी तैयार हो जाए एक कीमत पर, तो उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, बाजार संतुलन बोलते हैं। जहां पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसी स्थिति को क्या बोला जाता है, बाजार संतुलन बोला जाता है। डेफिनेशन देखिए, बाजार संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें वस्तु की एक विशिष्ट कीमत पर, किसी भी एक स्पेसिफिक कीमत पर, एक विशिष्ट कीमत पर उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। यानी कि dx और sx क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी x, यानी कि वस्तु x की मांग बराबर हो जाए वस्तु x की पूर्ति के। अगर किसी भी एक विशिष्ट कीमत पर, एक स्पेसिफिक कीमत पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति बराबर हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बाजार संतुलन बोला जाता है। और हमारी जो मांग और पूर्ति होती है वो हम किसी भी एक उपभोक्ता की मांग या एक उत्पादक की पूर्ति की बात नहीं करते, हम पूरे बाजार की मांग तथा पूरे बाजार की पूर्ति की बात की जाती है। यानी कि पूरे बाजार की मांग उस पूरे बाजार की पूर्ति के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी स्थिति को क्या बोला जाता है, बाजार संतुलन बोला जाता है। एक बात और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए सबसे पहले आपके जो थ्योरी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है आपकी बुक का, और थ्योरी ऑफ सप्लाई यानी कि मांग का सिद्धांत और पूर्ति का सिद्धांत, आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10, आपको ये दोनों चैप्टर आने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये दोनों चैप्टर क्लियर नहीं है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बाजार संतुलन का जो चैप्टर है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां पर जाकर के उन चैप्टर्स को देखिए, उसकी वीडियो देखिए और सबसे पहले अपने उन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सकता है।
तो अगर आपने वीडियो देख रखी है, आपको चैप्टर समझ में आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं अभी इसके अंदर। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई बाजार संतुलन होता क्या है, डेफिनेशन की हमने बात कर ली। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ग्राफ के और टेबल के द्वारा इसको समझा जा सकता है कि भाई किस स्थिति को हम बाजार संतुलन कहेंगे। तो देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली है। यहाँ पर वस्तु की कीमत लिख लेते हैं, यहाँ पर हम उसकी डिमांड लिख लेंगे यानी कि DX लिख लेंगे, और यहाँ पर अपना XX लिख लेंगे यानी कि वस्तु की सप्लाई। अब देखिए वस्तु की जो कीमत है, हम मान लेते हैं पहले वस्तु की कीमत हमारी 1 रुपये थी, फिर 2 रुपये हो गई, फिर 3 रुपये हो गई, फिर 4 रुपये हो गई, फिर 5 रुपये हो गई। ये हमारी वस्तु की कीमत है जो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। पहले वस्तु की कीमत 1 रुपये थी, फिर 2 रुपये हुई, फिर 3 रुपये हुई, फिर 4 रुपये हुई, फिर 5 रुपये हुई। अब अगर बात करें हम डिमांड की, तो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर में, जो मांग का सिद्धांत का जो चैप्टर था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से हमारी मांग क्या होगी, कंटिन्यू घटती चली जाएगी। देखिए जैसे वस्तु 1 पर जब कीमत 1 थी तो उस टाइम पर वस्तु की जो मांग थी वो 500 यूनिट की थी बाजार के अंदर। जब 2 हुई तो 400 यूनिट पर आ गई। जब वस्तु की कीमत 3 थी तो मांग और कम हो गई, 300 यूनिट की हो गई। वस्तु की कीमत 4 होने पर और कम हो गई, 200 हो गई, और वस्तु की कीमत 5 होने पर और कम होकर के वो 100 यूनिट की रह गई। क्लियर है? ये हमारी वस्तु की मांग है जो कीमत के बढ़ने पर क्या हो रही है, कंटिन्यू कम होती जा रही है। अब अगर बात करें हम अपने सप्लाई की या वस्तु की पूर्ति की, तो हमने क्या पढ़ा था पूर्ति के सिद्धांत वाले चैप्टर में कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वस्तु की पूर्ति भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो देखिए वस्तु की जब कीमत 1 रुपये थी तो उसकी पूर्ति भी कम होगी, 100 यूनिट की पूर्ति हो रही थी। वस्तु की जब कीमत 2 रुपये हो गई तो पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, 100 से 200 यूनिट की हो जाती है। कीमत के 3 होने पर पूर्ति और बढ़ जाएगी, 300 यूनिट हो जाती है। जब कीमत 4 हुई तो पूर्ति और बढ़ गई, 400 यूनिट हो गई। कीमत के 5 होने पर पूर्ति क्या हो गई, और बढ़ गई, और हमारी 500 यूनिट तक जो थी पूर्ति इसकी पहुंच गई। क्लियर है? तो ये हमारी तालिका हो गई जहां पर हमने वस्तु की कीमत को, उसकी मांग को और उसकी पूर्ति को दिखा दिया है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, वह स्थिति, बाजार संतुलन क्या होता है, उस स्थिति को कहते हैं जहां पर एक विशिष्ट कीमत पर, एक स्पेसिफिक कीमत पर उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। देखिए वस्तु की मांग और पूर्ति किस पॉइंट पर बराबर रहेंगी, ये जो सिचुएशन हमारी आ रही है, ये वाली जो सिचुएशन रहेगी, और उस पर कीमत कितनी है, 3 रुपए कीमत है। एक विशेष कीमत पर वस्तु की जो मांग है 300 यूनिट, वो वस्तु की पूर्ति के बराबर हो रही है। इसका मतलब इस स्थिति को क्या बोला जाएगा, बाजार संतुलन की स्थिति में बोला जाएगा, क्योंकि इस कीमत पर, इस एक विशिष्ट कीमत पर वस्तु की जो मांग है वो वस्तु की पूर्ति की क्या हो रही है, बराबर हो रही है। दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। 300 यूनिट की मांग हो रही है और 300 यूनिट की पूर्ति है, यानी कि ना तो बाजार में एक्सेस डिमांड है, ना तो मांग ज्यादा है वस्तु की और ना ही पूर्ति ज्यादा है। जितना सामान बनाया जा रहा है उतना ही सामान बिक रहा है, कोई भी सामान की बर्बादी नहीं हो रही या फिर कोई भी डिमांड जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये होगी हमारी बाजार संतुलन की स्थिति। अब अगर हम इसी चीज को ग्राफ पर शो करें, चित्र के माध्यम से दिखाएं, तो किस तरह से अपना चित्र बनाया जाएगा या चित्र के माध्यम से कैसे पता करते हैं बाजार संतुलन को, देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये y एक्सिस है, 0 है, ये हमारा x एक्सिस है। यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, अपनी कीमत दिखाते हैं वस्तु की, और यहाँ पर क्या दिखाई जाती है, उसकी मात्रा या क्वांटिटी को शो करा जाता है। क्लियर रहेगा? इसी तरह से होता है कि यहाँ पर वस्तु की कीमत दिखाई जाती है और उधर क्या दिखाते हैं, अपनी वस्तु की मात्रा को शो करते हैं। तो देखिए कीमत हमारी 1 से लेके 5 तक जा रही है, 1 2 3 4 5। मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना रहा हूँ। वस्तु की जो मात्रा है वो हमारी कितनी है, 100 यूनिट, 200, 300, 400 और ये हमारी 500 यूनिट। क्लियर है? देखिए वस्तु की अगर हम मांग वक्र की बात करें तो कीमत 1 रुपये होने पर हमारी डिमांड कितनी थी, 500 यूनिट की थी। जब कीमत 1 रुपये थी
तो डिमांड कितनी थी, 500 यूनिट की थी, यानी कि हमारा जो पॉइंट होगा वो लगभग इधर लगेगा। उसके बाद में जब कीमत हमारी 2 रुपये हुई तो डिमांड घटकर कितनी होगी, 400 हुई, यानी कि जो पॉइंट था हमारा वो अप्रोक्सीमेट कुछ यहाँ चला गया। उसके बाद में 3 कीमत पर हमारा जो पॉइंट था वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आ गया इस जगह पर। और 4 कीमत पर जब कीमत 4 रुपये हुई तो हमारा जो यूनिट थी वो 200 यूनिट होगी, पॉइंट हमारा लगभग इधर आ गया। और 1 रुपये की कीमत पर जो हमारा पॉइंट था वो 500 यूनिट पर आकर के वो इधर आ गया। क्लियर है? ये हमारे लोग 5 पॉइंट है जो वस्तु की मांग को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इन पांचों को आपस में मिला लेते हैं। ये क्या बन गया, हमारा वस्तु का मांग वक्र बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा डीडी कर्व हो गया वस्तु का मांग वक्र। अगर मैं बात करूं अपने वस्तु के पूर्ति वक्र की, तो देखिए वस्तु का पूर्ति वक्र, जब कीमत 1 रुपए थी तो यूनिट मेरी कितनी बिक रही, कितनी पूर्ति हो रही थी, 100 यूनिट की पूर्ति थी। 1 की कीमत पर मेरी यूनिट कितनी थी, 100 थी, यानी कि पॉइंट मेरा यहाँ पर। जब कीमत मेरी बढ़ करके 2 रुपए हुई तो मेरी यूनिट कितनी होगी, 200 यूनिट हो गई पूर्ति की, तो मेरा जो पॉइंट होगा वो लगभग यहाँ चला गया। उसके बाद में 300 यूनिट पर मेरी जो पूर्ति थी 300, यानी कि पॉइंट मेरा यहाँ पर चला गया। जब कीमत 4 हुई तो जो मेरी पूर्ति थी वो 400 यूनिट तक हो गई, यानी कि मेरा पॉइंट यहाँ पर चला गया। और 500 यूनिट पर जो मेरी पूर्ति थी वो 5 रुपए यूनिट पर जो मेरी पूर्ति थी वो 500 यूनिट की थी, यानी मेरा पॉइंट यहाँ पर चला गया। जो मेरा एसएस कर्व बनेगा वो समथिंग कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरा वस्तु का सप्लाई कर्व आ जाएगा अपना एसएस कर्व। क्लियर रहेगा? ये हमारा वस्तु का मांग वक्र रहेगा, ये हमारा वस्तु का सप्लाई कर्व रहेगा, हमारा पूर्ति वक्र रहेगा। तो देखिए जहां पर भी ये एक दूसरे को टच करके जाते हैं, जहां पर भी एक दूसरे को कट करते हैं, इस बिंदु को बोला जाता है बिंदु ई। और जो ई बिंदु होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, बाजार संतुलन बिंदु। क्या बोला जाता है इसको, बाजार संतुलन बिंदु बोला जाता है, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर बाजार संतुलन बिंदु। जिस भी बिंदु पर सप्लाई कर, किसी भी वस्तु का सप्लाई कर उस वस्तु के डिमांड कर को, यानी कि वस्तु का पूर्ति वक्र वस्तु के मांग वक्र को कट करता हो, एक बिंदु पर काट करके जाता हो, उसी बिंदु को क्या बोला जाता है, बाजार संतुलन बिंदु बोला जाता है। और जो कीमत पर वो काटता है, मतलब कि जिस भी कीमत पर वो काटता है और जिस भी मात्रा पर काटता है, इस कीमत को हम क्या बोलते हैं, संतुलन कीमत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संतुलन कीमत। जिस भी कीमत पर वस्तु का मांग वक्र उसके पूर्ति वक्र को काटता है उस कीमत को बोलते हैं संतुलन कीमत, और जिस मात्रा पर काटता है उस मात्रा को बोलते हैं हम संतुलन मात्रा। क्या बोलते हैं उसको, संतुलन मात्रा बोला जाता है। जिस भी बिंदु पर, जिस भी कीमत पर वह वक्र एक दूसरे को कट करते हैं, काटते हैं, उस कीमत को क्या बोलते हैं, संतुलन कीमत बोलते हैं। और जिस मात्रा पर कट करते हैं उसे बोला जाता है संतुलन मात्रा। यानी कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो 3 कीमत है, जो 3 रुपए की कीमत है वो क्या होगी, हमारी संतुलन कीमत होगी। और जो यूनिट दिखाई जा रही है 300 यूनिट, ये क्या होगी, हमारी संतुलन मात्रा होगी इस वस्तु की, किसी वस्तु एक्स की। तो क्लियर है, समझ में आ गया बाजार संतुलन क्या होता है, किस प्रकार से इसको शो करा जाता है ग्राफ के और तालिका के माध्यम से। आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर यही आता है कि बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय होता है तथा उसको चित्र तथा ग्राफ के माध्यम से दिखाइए। तो अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स में आता है तो आपको इस तरह से पूरा एक लिख करके आना है। सबसे पहले अपनी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे एक तालिका और ग्राफ बनाना है और फिर इस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि डी कर्व जो है वो वस्तु का मांग वक्र रहेगा, एसएस कर्व जो है वस्तु का पूर्ति वक्र रहेगा, जो वस्तुओं की कीमत तथा पूर्ति में क्या दिखाता है, धनात्मक संबंध को, और डिमांड कर्व जो है वो वस्तु की कीमत तथा मांग में क्या दिखाता है, ऋणात्मक संबंध को दिखाता है। क्लियर है? अब वस्तु का मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो है बिंदु ई पर एक दूसरे को कट करते हैं, काट करके जाते हैं। ई बिंदु पर वस्तु की जो कीमत है वो 3 रुपए है और वस्तु की जो मात्रा है वो क्या है, 300 यूनिट है, जहां पर वस्तु की मांग तथा पूर्ति के आपस में बराबर है। अर्थात बिंदु ई जो होगा वो हमारा बाजार संतुलन बिंदु कहलाएगा। क्लियर है? आपको इतना एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद में हर ग्राफ के बाद में आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देना, उस ग्राफ को समझा करके जरूर आना है। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो आपके उसमें मार्क्स 100% कटेंगे ही कटेंगे। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था।
जो क्लियर हो गया कि बाजार संतुलन होता क्या है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि अगर बाजार संतुलन में जो भी हमारा संतुलन बिंदु ई हैगा, अगर इस संतुलन में थोड़ा सा चेंज आ जाए, यानी कि परिवर्तन आ जाए, हमारी मांग चेंज हो जाए या पूर्ति चेंज हो जाए, तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तु की जो संतुलन कीमत होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वस्तु की संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि वस्तु की मांग तथा पूर्ति में चेंज होने पर, मांग वक्र या पूर्ति वक्र में खिसकाव होने पर उसकी संतुलन कीमत पर, संतुलन मात्रा पर तथा बाजार संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है हमें, मांग व पूर्ति वक्र में खिसकाव का बाजार संतुलन पर प्रभाव, यानी कि वस्तु की मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र अगर खिसक जाए, उन दोनों में खिसकाव आ जाए, तो उसका बाजार के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है और संतुलन जो बिंदु होता है हमारा ई बिंदु, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुल मिलाकर के 3 कंडीशन बनती हैं, 3 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले होती है कि मांग वक्र में खिसकाव, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मांग वक्र में खिसकाव हो, पूर्ति वक्र में खिसकाव ना हो। पूर्ति जैसे पहली थी वैसी रहे, सिर्फ मांग चेंज हो जाए अगर वस्तु की। सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, पूर्ति वक्र में खिसकाव। और थर्ड जो कंडीशन होती है हमारी, मांग व पूर्ति वक्र में खिसकाव, यानी कि वस्तु की मांग भी चेंज हो जाए और पूर्ति भी चेंज हो जाए। अगर वस्तु का मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों ही खिसक रहे हो, तब किस तरह से बाजार संतुलन पर प्रभावित होता है। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है। अगर आपको आज तक के जो टॉपिक्स हैं, अपना पूर्ति का जो सिद्धांत था, मांग का सिद्धांत और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन कराएगा, अगर वो क्लियर हो गए तभी इस टॉपिक को, अपने इस क्वेश्चन को समझिएगा। अदरवाइज सबसे पहले आपने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए मांग वक्र में खिसकाव, जो मांग वक्र में खिसकाव आता है किन 2 रीजन से आता है, हमने अपने मांग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। या तो हमारी मांग में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या फिर हमारी मांग में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तभी हमारा मांग वक्र खिसकता है। इसी तरह से पूर्ति में जो खिसकाव आता है पूर्ति वक्र में, वो भी किस तरह से आता है, पूर्ति में वृद्धि हो जाए या पूर्ति में क्या हो जाए, कमी हो जाए। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ अपने इन 2 टॉपिक की बात करेंगे, हमारे मांग वक्र में खिसकाव तथा पूर्ति वक्र में खिसकाव की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने मांग वक्र में और पूर्ति वक्र में अगर एक साथ खिसकाव होता है तो उस कंडीशन को भी देखेंगे, क्योंकि एक आपका बहुत बड़ा टॉपिक बनता है अकेला ही। इसके अंदर आपके 4-5 अलग अलग ग्राफ बनेंगे, तो काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम अपने सिर्फ इन 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर हमारी मांग बढ़ जाए, मांग में कमी हो जाए, पूर्ति बढ़ जाए या पूर्ति में कमी हो जाए, तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक एक करके समझते हैं। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं उस स्थिति की जहां पर वस्तु के मांग वक्र में क्या पाया जाता है, खिसकाव पाया जाता है। मांग वक्र में खिसकाव हम अपने मांग का जो सिद्धांत चैप्टर था उसके अंदर ही कवर कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं मांग वक्र में खिसकाव क्यों होता है। देखिए अन्य कारणों के कारण, अन्य निर्धारक जो तत्व होते हैं, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, कीमत को छोड़ करके जो बाकी के तत्व होते हैं, उनके कारण से अगर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, उस वजह से क्या होता है, हमारा मांग वक्र में खिसकाव पाया जाता है। मतलब कि कीमत के स्थिर रहने पर भी, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बट फिर भी अगर मांग बढ़ गई तो उसे क्या बोला जाता है, मांग में वृद्धि बोला जाता है, जिसकी वजह से वस्तु का मांग वक्र खिसक जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और अगर कीमत के समान रहने पर भी, कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की मांग क्या हो जाए, कम हो जाए, उसमें कमी आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, मांग में कमी। और जिसकी वजह से हमारा वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो पीछे की तरफ सरक जाता है या खिसक जाता है। तो क्लियर रहेगा वस्तु के मांग वक्र में खिसकाव कैसे होता है। तो देखिए मांग वक्र में खिसकाव की 2 स्थितियां बनती हैं, या तो मांग में कमी हो जाए या मांग में वृद्धि हो जाए। एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मांग में वृद्धि की। तो देखिए सबसे पहले हम अपना प्रारंभिक बाजार संतुलन बना लेते हैं।
बाजार संतुलन के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, वह स्थिति जहां पर वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग क्या होती है, बराबर होती है। ये हमारा y एक्स है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर हमारी वस्तु की कीमत है, यहाँ पर हमारी वस्तु की क्या है, मात्रा है। इतना क्लियर है। अब हमारा बाजार संतुलन कौन सी स्थिति होती है, जहां पर वस्तु की मांग वक्र जो होता है वस्तु के पूर्ति वक्र को क्या करता है, काट करके जाता है। मान लीजिए हमारा वस्तु का मांग वक्र रहेगा, प्रारंभिक मांग वक्र डी वक्र रहेगा, और ये हमारा वस्तु का सप्लाई कर्व रहेगा SS, पूर्ति वक्र रहेगा। वो एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं, इस E बिंदु पर कट करके जा रहा है। किस पर, इस E बिंदु पर कट कर रहा है, जहां पर हमारी वस्तु की जो कीमत है वो कितनी हैगी, P कीमत हैगी, और वस्तु की जो मांग है, जो उसकी मात्रा है पूर्ति की, वो कितनी है, Q है। ये वस्तु की प्रारंभिक संतुलन मात्रा है Q, और ये हमारी संतुलन कीमत है, प्रारंभिक संतुलन कीमत वस्तु की P। क्लियर रहेगा, ये हमारा प्रारंभिक बाजार संतुलन रहेगा। E बिंदु इतना क्लियर रहेगा। अब क्या हुआ, वस्तु के मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखिए मांग में वृद्धि की वजह से होगा क्या, जब भी वस्तु के मांग में वृद्धि होती है तो हमारा मांग वक्र जो होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमारा जो मांग वक्र है वो यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। मांग वक्र हमारा कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, और D1 पर चला जाएगा। क्लियर है। ये क्या हो गया, हमारे मांग में वृद्धि हो गई, हमारा मांग वक्र यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर चला गया। और अब इसने नया जो मांग वक्र बना है उसने हमारे पूर्ति वक्र को कहां पर कट कराएगा, इस बिंदु पर कट कराएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं अपना K। क्या नाम दे दिया मैंने, इसको K नाम दे दिया है। तो क्लियर रहेगा। अब हमारा नया संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा, K बिंदु हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूर्ति वक्र जो है वो कहां पर कट हो रहा है, मांग वक्र के द्वारा K पर कट हो रहा है, ना कि E पर। मांग में वृद्धि की वजह से क्या हुआ, हमारा जो संतुलन बिंदु था वो बिंदु E से शिफ्ट होकर के कहां पहुंच गया, बिंदु K पर पहुंच गया, जहां पर नया जो मांग वक्र हमारा बन करके आया D1 वो इस पूर्ति वक्र SS को कट कर रहा है। क्लियर है। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मांग में वृद्धि की वजह से, मांग में वृद्धि की वजह से या मांग वक्र में खिसकाव के कारण हमारा जो मांग वक्र था DD जो वक्र है वो खिसक करके D1 पर पहुंच गया, और उसने SS को E बिंदु के बजाय कहां पर कट करा है, K बिंदु पर कट करा है, बिंदु K पर कट करा है। तो हमारा अब की बार नया जो बाजार संतुलन होगा वो कहां पर होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा बाजार संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु K जो होगा यहाँ पर हमारा नया बाजार संतुलन बिंदु है, जहां पर हमारी वस्तु की जो नई संतुलन मात्रा है वो क्या है, P1 है, और इसी तरह से जो हमारी संतुलन की जो नई मात्रा है वो क्या है, Q1 है। हमारी नई संतुलन कीमत क्या है, P1 है, और संतुलन मात्रा क्या है हमारी नई, Q1 है। संतुलन कीमत भी P से बढ़कर के P1 हो गई, और मात्रा भी Q से बढ़कर के Q1 हो गई। क्लियर रहेगा। तो एक बार अब हम अपने प्रभाव की बात कर लेते हैं। देखिए मांग में वृद्धि के कारण या मांग में वृद्धि की वजह से जो हमारा मांग वक्र होता है वो D से खसक करके D1 हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा संतुलन बिंदु E से खिसक करके K पर पहुंच जाता है, और जो हमारी संतुलन कीमत होती है वो P से बढ़कर P1 हो जाती है, और संतुलन मात्रा भी Q से बढ़कर के Q1 हो जाती है। तो क्लियर रहेगा। ये था हमारा मांग में वृद्धि का प्रभाव, कि संतुलन की जो हमारा बिंदु होता है बाजार संतुलन बिंदु, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है मांग में वृद्धि का। अब हम बात कर लेते हैं मांग में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसी तरह से हमारा ग्राफ बनाते हैं अपने मांग में कमी का। ये हमारा y एक्स है 0, ये हमारा x एक्स है। यहाँ पर हम अपनी कीमत को शो करेंगे, यहाँ पर अपनी मात्रा को शो करेंगे। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं इतने में आएगी। ये हमारा मांग वक्र रहेगा, DD कर्व रहेगा वस्तु का मांग वक्र, और यहाँ पर क्या है हमारा वस्तु का सप्लाई कर्व रहेगा अपना SS का। ठीक है, ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, इस बिंदु पर कट करें जिसको मैंने E नाम दिया, और इस बिंदु पर जो मेरी संतुलन कीमत है वो P है, और संतुलन मात्रा है वो क्या है मेरी Q है। क्लियर है ना। ये मेरा प्रारंभिक बाजार संतुलन है, जहाँ पर पहले जो मेरा मांग वक्र रहेगा DD कर्व वो SS कर्व को काट करके जा रहा है। अब हुआ क्या, मांग में कमी हो गई। मांग में कमी की वजह से क्या होगा, जो हमारा मांग वक्र है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा,
अपना यहाँ से सरक करके इधर की तरफ आ जाएगा, और जो मेरा नया मांग वक्र रहेगा वो कुछ इस तरह से बन करके आ जाएगा। ये मेरा नया मांग वक्र रहेगा D1 या फिर आप इसको D2 लिख लीजिए, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा नया मांग वक्र रहेगा जो मेरा कमी की वजह से यहाँ से सरक करके इधर आ गया है, इधर की तरफ ये शिफ्ट हो गया है। और अब ये इस बिंदु को कहाँ पर, जो हमारा एसएस कर्व है उसको किस बिंदु पर कट कर रहा है, अपने यहाँ पर कर रहा है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, के नाम दे देता हूँ। क्या देता हूँ, के नाम दे देता हूँ। तो मेरा नया बाजार संतुलन कौन सा होगा, बिंदु के क्या होगा मेरा बाजार संतुलन बिंदु हो जाएगा, क्योंकि मेरा अब की बार जो मेरा नया मांग वक्र रहेगा वो इसको एसएस कर्व को कहाँ कट कर रहा है, के बिंदु पर कट कर रहा है, जहां पर मेरी संतुलन कीमत क्या है, P2 है, और जो मेरी संतुलन मात्रा है वो भी क्या है, मेरी Q2 है। यानी कि मांग में कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारा संतुलन बिंदु है वो E से सरक करके K पर आ गया, जहां पर संतुलन कीमत P से घट करके P2 हो जाती है, और संतुलन मात्रा भी Q से घटकर Q2 हो जाती है। तो क्लियर है, ये था हमारा मांग वक्र में खिसकाव की वजह से संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ति वक्र में खिसकाव के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर हमारी मांग स्थिर रहे और सिर्फ पूर्ति में परिवर्तन हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बाजार संतुलन पर। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं पूर्ति वक्र में खिसकाव के कारण जो हमारा बाजार संतुलन होता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ति में खिसकाव, या पूर्ति वक्र में जो खिसकाव आता है वो आता किस तरह से है। तो देखिए, पूर्ति में वृद्धि क्या होती है कि अगर वस्तु की कीमत समान रहने पर भी, यानी कि वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन ना होने पर भी वस्तु की जो पूर्ति है वो बढ़ जाए, उसकी पूर्ति बढ़ जाए तो उसे क्या बोला जाता है, पूर्ति में वृद्धि बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूर्ति वक्र होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। और अगर कीमत के समान रहने पर भी पूर्ति कम हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ति में कमी बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है। क्लियर है। अब उसको बाजार संतुलन की स्थिति में देखते हैं कि वो बाजार के संतुलन को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले हम पूर्ति में वृद्धि की बात कर लेते हैं। ये हमारा y एक्स है 0, ये हमारा x एक्सिस। यहाँ पर हम क्या शो करेंगे, अपनी कीमत को, और यहाँ पर हम किसको शो करेंगे, मात्रा को। क्लियर है भाई। अपना ग्राफ बना ले देंगे। देखिए, हमारा वस्तु का कोई मांग वक्र रहेगा, डी कर्व रहेगा, ये हमारा कोई एसएस कर्व रहेगा। क्लियर है। ये कोई हमारा एसएस कर्व रहेगा, वस्तु का पूर्ति वक्र है, ये हमारा वस्तु का मांग वक्र रहेगा, जो एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, अपने बिंदु ई पर कट कर रहे हैं। ये हमारा बाजार का प्रारंभिक संतुलन बिंदु है, जहां पर कीमत में परिवर्तन से पहले, हमारी पूर्ति में परिवर्तन से पहले, वृद्धि से पहले जो हमारी पूर्ति थी वो यहाँ पर थी, जो ई बिंदु पर डी को कट करके जाती है। क्लियर है। यहाँ पर हमारी जो कीमत हैगी, संतुलित कीमत, वो कितनी हैगी, पी है, और जो हमारी संतुलन मात्रा है वो कितनी हमारी क्यू है। क्लियर। अब हम बात करते हैं पूर्ति में वृद्धि की। तो देखिए, पूर्ति में वृद्धि की वजह से जो हमारा पूर्ति वक्र होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। जो हमारा नया पूर्ति वक्र बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा पूर्ति वक्र। क्लियर है। और ये S1 हमारा नया पूर्ति वक्र हो गया, ये इधर की तरफ खिसक गया नीचे की तरफ। क्लियर है। अब जहां पर भी खिसक करके गया, इसने डी, जो हमारा डी कर्व है, हमारा मांग वक्र, उसको कहां पर कट करा है, इस बिंदु पर कट करा है, बिंदु के पर। और यही क्या होगा, हमारा बाजार संतुलन बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे, बाजार संतुलन बिंदु बोलेंगे। यानी कि पूर्ति में वृद्धि की वजह से जो हमारा वस्तु का बाजार संतुलन है वो बिंदु ई से खिसक करके कहाँ हो जाता है, बिंदु के पर पहुंच जाता है, जहां पर हमारी संतुलन कीमत पी से खिसक करके क्या हो जाती है, P1 हो जाती है, और संतुलन मात्रा जो होती है वो Q से बढ़ करके क्या हो जाती है, Q1 हो जाती है। क्लियर है। हमारी वस्तु की जो कीमत है वो P से घट करके P1 हो जाती है, और मात्रा जो है Q से बढ़ करके Q1 हो जाती है। बिंदु के क्या हो जाता है, हमारा बाजार संतुलन बिंदु हो जाता है। तो ये तो हमारा पूर्ति में वृद्धि। अब हम बात करते हैं पूर्ति में कमी की। तो देखिए, पूर्ति में कमी किस तरह से शो की जाएगी।
ये हमारा वाई एक्स है 0, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर शो करेंगे अपनी कीमत को, इधर शो करेंगे अपनी मात्रा को। क्लियर रहेगा? तो अपने सबसे पहले अपना मांग वक्र बना लेते हैं। ये हमारा वस्तु का कोई मांग वक्र रहेगा, डी कर्व। ये उस वस्तु का सप्लाई कर्व रहेगा, उसका एसएस कर्व। क्लियर रहेगा? जहां पर जो इसको ई बिंदु पर कट करके जाता है, जहां पर हमारी वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, पी है, और संतुलन मात्रा जो है वो कितनी है, क्यू है। क्लियर है भाई इतना? अब बाजार जो हमारी पूर्ति थी, बाजार जो पूर्ति है वस्तु की पूर्ति, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। कमी की वजह से जो हमारा पूर्ति वक्र है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, ऊपर की तरफ सरक जाएगा, और जो हमारा नया पूर्ति वक्र होगा वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा। क्लियर है? ये क्या हो गया, हमारा नया पूर्ति वक्र रहेगा जो ऊपर की तरफ खिसक गया, और उसने डी कर्व को कहाँ काटा है, बिंदु के पर कट कर आएगा, इस बिंदु पर। तो हमारा नया बाजार संतुलन क्या होगा, बिंदु के हो जाएगा, बाजार संतुलन बिंदु। इसे क्या बोलेंगे, बाजार संतुलन बिंदु बोलेंगे अपने बिंदु के को, जहां पर हमारी कीमत कितनी है, संतुलन कीमत P2 हो जाती है, और जो हमारी संतुलन मात्रा है वो क्या हो जाती है, हमारी Q2 हो जाती है। इसको हम S2 बोलते हैं। यानी कि पूर्ति में कमी की वजह से जो हमारा पूर्ति वक्र है वो S से खिसककर S2 पर आ जाता है, और बाजार संतुलन बिंदु जो होता है वो E बिंदु से खिसक करके बिंदु B हो जाता है, जहां पर संतुलन कीमत P से बढ़ करके P2 हो जाती है, तथा संतुलन मात्रा Q से घट करके Q2 हो जाती है। तो क्लियर है? अगर ये हमारा पूर्ति वक्र में खिसकाव का प्रभाव था कि पूर्ति वक्र में खिसकाव के जो प्रभाव होता है वो बाजार संतुलन पर किस प्रकार से पड़ता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये दोनों टॉपिक। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर हमारे पूर्ति वक्र और मांग वक्र दोनों के अंदर चेंज आए, दोनों में ही परिवर्तन आए, तो हमारा बाजार संतुलन किस प्रकार प्रभावित होता है, तथा अलग अलग स्थितियों में हमारा जो बाजार संतुलन होता है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, अलग अलग बाजारों में किस प्रकार से हमारा बाजार संतुलन प्रभावित होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि वीडियो दूसरों की भी हेल्प कर सकती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।